हेलो एवरीवन। अभी हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी, वो वापस से मैं ठीक कर देना चाहता हूँ। मेरे से एक छोटी सी गलती हुई थी। मैंने वैसे जो पहले कैलकुलेशन करा था वो सही करा था। NH4 उसमें जो प्रेजेंटेशन में ये जो स्लाइड था उसमें दिया होता है NH4 माइनस। एक्चुअली NH4 माइनस नहीं होता है, NH4 प्लस होता है। तभी जब मैंने कैलकुलेशन करी थी तो मेरे से थोड़ी सी गलती हो रही थी। अब नाइट्रोजन की अगर बात करी जाए तो नाइट्रोजन का जो आयन होता है N2 पावर N के -3 होता है। इसका मतलब इसकी जो वैलेंसी होती है ये 3 होती है, और वहीं हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस। ठीक है, तो अगर हम नाइट्रोजन का एक यहाँ पे एटम यूज़ हो रहा है और हाइड्रोजन के 4 एटम्स यूज़ हो रहे हैं, तो नाइट्रोजन का एक एटम का वैलेंसी कितना होगा? -3। हाइड्रोजन के 4 एटम्स की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +4। अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? +1 हो आएगा ना। तो जब प्लस में 1 आएगा तो ऑब्वियसली इसका जो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो प्लस का होगा, सिंगल चार्ज होगा, तो वही NH4 प्लस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ करेक्ट कर लेना अगर आपने नोट्स में गलत लिखा हुआ हो तो। वो मेरे से भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, मेरे ख्याल से मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राइटिंग केमिकल फार्मूले। केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है? अगर हमें वैलेंसी पता हो, अगर हमें किसी भी एटम के ऊपर का चार्ज पता हो, किसी भी एलिमेंट के ऊपर का चार्ज पता हो, तो हम उस पर बेस्ड एक फार्मूला बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं उसी को हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। कुछ फार्मूले, कुछ उसके लिए रूल्स हैं, उन रूल्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट रूल इज़ राइट द सिम्बल्स or formula of the elements or ions so that the symbol of metal or positive ion is on the left and symbol or formula of non-metal or negative ion is on the right side। अच्छा, इस पर्टिकुलर लाइन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कह रहा है कि वो जो मेटल्स होते हैं वो मैक्सिमम वो हमेशा ही पॉजिटिव आयन्स के साथ में ही होते हैं। ठीक है, तो जो भी पॉजिटिव, जब भी आप मेटल्स देख लो तो आप समझ लो कि अगर इसको हम इसके ऊपर के चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज ही इसके ऊपर होगा। और वहीं अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स के ऊपर हमेशा ही नेगेटिव चार्ज होंगे। नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, कार्बन आता है, ये सारे के साथ नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नाइट्रोजन आता है। जो मेटल्स होते हैं, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जो भी बाकी सारे एटम्स की बात हम करें, पोटेशियम हो गया, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव आयन्स इसके ऊपर होते हैं, इन सब एलिमेंट्स के ऊपर होते हैं। तो ये चीज़ आपको एक याद रखना है कि जो भी पॉजिटिवली चार्ज आइटम्स होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली मेटल्स हो सकते हैं, मतलब एटलीस्ट नॉन मेटल्स तो नहीं होंगे। और ऐसे ही जो नेगेटिवली चार्ज होंगे वो मेटल्स तो नहीं हो सकते, वो नॉन मेटल्स हो सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज हाँ, तो ये देखो, ये वैसे फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा था? राइट द सिम्बल्स और फार्मूला ऑफ द एलिमेंट्स और आयंस सो दैट द symbol of the metal or positively ion is on the left and symbol of non metal और negative ion is on the right। तो हमेशा ही जो पॉजिटिवली चार्ज्ड जो होंगे एलिमेंट्स होंगे उनको हमें लेफ़्ट साइड में रखना है, और जो नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे उनको हमें राइट साइड में रखना है। ठीक है, एक तो ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल इज़ राइट द वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट्स और आयंस बिलो द एलिमेंट्स और आयंस। तो उसके बाद उनका तो आपने फार्मूला लिख लिया या फिर सिंबल लिख लिया। जो पॉजिटिवली चार्ज हुए उनको लेफ़्ट साइड में, जो नेगेटिवली चार्ज हुए उनको राइट साइड में। उसके बाद क्या करना है? उनकी जो वैलेंसी थी, वैलेंसी को उनके जस्ट नीचे लिखना है। जो पॉजिटिवली चार्ज था उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखनी है, जो नेगेटिवली चार्ज था उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखनी है। द थर्ड पॉइंट इज़ क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग आयंस। इसके बाद क्या करना है? क्रॉस ओवर करना है। जब भी हम उनको कंबाइन कर रहे होंगे उन आयंस को या उन एलिमेंट्स को, तो उनको क्रॉस ओवर करना है। क्रॉस ओवर कैसे करेंगे? उनमें एरो देना है। एरो कैसे देना है? यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको हम अभी डिस्कस भी करने वाले हैं। ठीक है, इसको पहले मैं बोर्ड को साफ़ कर देता हूँ।
द नेक्स्ट पॉइंट इज polyatomic ions should be enclosed in bracket before writing the formula. तो जो पॉलीएटॉमिक एटम्स होते हैं जिसमें कई सारे एटम्स होते हैं उनको पहले से ही हमें ब्रैकेट में डाल देना है, ठीक है। जहाँ जैसे पॉलीएटॉमिक एटम्स की बात अगर हम करें, जैसे ऑक्सीजन O2 हुआ तो वो एक पॉलीएटॉमिक एटम है, ठीक है। या फिर S8 हुआ वो पॉलीएटॉमिक है, तो उसको ऑलरेडी हमें एक ब्रैकेट में रख देना, उसके बाद ही हम जो है फार्मूला क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स जब हम देख लेंगे तो उससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, इजी लगने लगेगा। अभी थोड़ा सा आपको शायद मुश्किल हो रहा होगा समझने में इतना सारा चीज़, ठीक है। एक साथ में इतना सारा चीज़ आ जाता है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन है बहुत ही ज़्यादा सिंपल। अब क्या किया हुआ है इसमें, फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड में अगर आपको सिम्बल्स पता हो, जो भी पॉजिटिवली आयन्ड जो एटम होगा या और नेगेटिवली आयन्ड जो एटम होगा उनका अगर आपको फार्मूला पता है, सिंबल पता है और उनकी वैलेंसीज पता है तो आप जो है उससे फार्मूला क्रिएट कर सकते हो। कैसे? अब देखो हाइड्रोजन का जो होता है H+ होता है और क्लोरीन का Cl- होता है, ठीक है। तो इसकी भी वैलेंसी 1 और इसकी भी वैलेंसी 1, दोनों को जब क्रॉस ओवर करेंगे ये इसका हाइड्रोजन के ऊपर, ये इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन की तरफ चली जाती है क्लोरीन की, और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्लोरीन की तरफ चली जाती है, ऐसे करके क्रॉस हो जाता है। तो हाइड्रोजन का एक, और हाइड्रोजन को एक मिला क्लोरीन की तरफ से और क्लोरीन को एक मिला हाइड्रोजन की तरफ से, तो HCl, ठीक है। ये तो वैसे बहुत ज़्यादा सिंपल था, इसमें तो कहीं पे भी ये सिंगल एटॉमिक थे तो बहुत ज़्यादा उसमें था नहीं कुछ इशू, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन का इसमें एक एटम है H+ और सल्फ़र का S2- होता है, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी 1 है और सल्फ़र की वैलेंसी है 2। अब हाइड्रोजन को सल्फ़र की वैलेंसी मिल जाएगी और सल्फ़र को हाइड्रोजन की मिल जाएगी, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी, हाइड्रोजन के सामने कितना जुड़ गया 2 और सल्फ़र के सामने कितना जुड़ गया 1, तो इसलिए यहाँ पे H2S, ठीक है। तो यहाँ से ये फार्मूला आया हाइड्रोजन सल्फाइड का। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम प्लस का 2 वैलेंसी है और क्लोरीन का 1 माइनस में है, ठीक है। तो जब एक दूसरे के साथ क्रॉस ओवर करता है तो मैग्नीशियम को क्लोरीन की वैलेंसी मिल जाती है और क्लोरीन को जो है मैग्नीशियम की मिल जाती है। तो ऐसे ही ये फार्मूला तैयार होता है MgCl2, ठीक है। मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इजी आपको लग रहा होगा, और इसी बेसिस पे आपको कहीं पे भी कोई सा भी फार्मूला अगर आपको दिख रहा हो तो वहाँ पे आप ये बैलेंसी वाला खेल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये बैलेंसी पता है, आपको जो है वैलेंसी पता है और आपको आयंस पता है, तो आप ये वाला बहुत ज़्यादा आसान आपको लगेगा। ऐसे ही CCl4, कार्बन का 4+ होता है। कार्बन का जो 4 होता है ये थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल सिचुएशन हो जाती है। कार्बन 4 एटम्स ले भी सकता है, दे भी सकता है, तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे कार्बन जो है 4 एटम्स लेने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन को क्लोरीन की वैलेंसी मिल जा रही है और क्लोरीन को कार्बन की वैलेंसी मिल जा रही है, इसलिए कार्बन जो है 4 क्लोरीन एटम्स के साथ में जब जोड़ेगा तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका नाम है। तो केमिकल फार्मूला लिखना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको आयंस का पता होना चाहिए, वैलेंसी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वैलेंसी क्या है कि वही कितनी स्ट्रेंथ है दूसरे किसी एटम से या दूसरे किसी एलिमेंट के, मतलब सेम एलिमेंट के एटम से या फिर दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ में जुड़ने की जो कैपेसिटी होती है उसी को जो है वैलेंसी बोलते हैं। अब ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का 2+ था और ऑक्सीजन का 2- था, तो Ca2O2, जिसमें दोनों में ही 2 कॉमन थे। 2 कॉमन जब रहे थे तो इनको हम हटा भी सकते हैं, और मतलब हम स्पेसिफिकली हटाते हैं इनको, और ये CaO बन जाता है यहाँ से। ऐसे एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 ऐसे करके बन रहा है। ऑक्सीजन का 2 एल्युमिनियम ने ले लिया था वैलेंसी, और ऑक्सीजन ने एल्युमिनियम की 3 वैलेंसी ले ली थी, जो हमने पीछे एग्जाम्पल में भी देखा था। जब हम वैलेंसी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एल्युमिनियम का हमें पता चला था कि इसका +3 होता है।
ऐसे ही आयरन का भी था। आयरन 2 के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे थे तो Fe2+ था। आयरन 3 अगर होता तो Fe3+ होता, ठीक है। ऐसे ही कॉपर का भी था। कॉपर Cu2 का अगर था तो Cu2+ वहाँ पे था, अगर Cu3 होता तो Cu3+ होता। तो वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे हम Cu2+ यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे Cu3+ यूज़ कर रहे हैं। आगे है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है। NO3 के ऊपर चार्जेस भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे अभी ज़्यादा कि अभी हम इस चीज़ को डिस्कस ना करें, बस हमें ये पता होना चाहिए कि नाइट्रेट का जो चार्ज होता है वो माइनस चार्ज होता है, एक सिंगल नेगेटिवली चार्ज होता है। हमने जैसे डिस्कस करा था, हमने जो है एक डिफ़ाइन करने की कोशिश करी थी, डिस्क्राइब करने की कोशिश करी, डिटेल में देखने की कोशिश करी थी कि जो NH4 कैसे आया, NH4+ कैसे आया हुआ था, ठीक है। तो वैसे इन सब का भी आप चार्ज निकाल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, ये दोनों को एक साथ में लिखा हुआ है और उसके ऊपर ब्रैकेट ऑलरेडी लगा दिया है, ठीक है। इसको जो है इसका कैल्शियम की 2 वैलेंसी मिल जाती है और कैल्शियम को OH की 1 वैलेंसी मिल जाती है। तो OH को ऑलरेडी ब्रैकेट में लगा के रखा हुआ है। तो जहाँ पे भी एक से, अगर यहाँ पे NO3, ठीक है, यहाँ पे अगर सोडियम का 2 वैलेंसी होती तो NO3 के आगे एक ब्रैकेट लगा के उसके नीचे 2 लिख दिया गया होता, ठीक है। तो अब समझ रहे होगे आप लोग कि कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं, कैसे फॉर्मूले तैयार हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट का भी आप निकाल सकते हो और अमोनियम सल्फेट का भी निकाल सकते हो। फार्मूला देख के भी आप कई बार बता सकते हो, मतलब अगर आपको कोई बोले कि ये फार्मूला है और इस फार्मूले पे बेस्ड आप जो है इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स यूज्ड हुए हैं उनका जो आयन का जो चार्ज है वो आप बता सकते हो क्या? तो आप बिल्कुल बता सकते हो। जो लेफ़्ट साइड वाला होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो राइट साइड वाला होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और वही सेम फार्मूला आप जो है अपना सकते हो। जो हम फार्मूला बना रहे थे किसी भी एक फार्मूले को लिखने के लिए, वही सेम चीज़ को हम उल्टा प्रोसेस करेंगे तो उससे हमें जो है वैलेंसीज मिल जाएंगी दोनों ही पार्ट्स की, ठीक है। तो जैसे NH4 ट्वाइस SO4, तो NH4 का हमें पता है प्लस होता है, ठीक है। और SO4 NH4 के आगे ट्वाइस लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ होगा? SO4 2- होता होगा, तभी जो है इसका ये 2 वाली वैलेंसी NH4 की तरफ चला गया होगा, ये डबल हो गया होगा। और NH4 का सिंगल होता है इसलिए वो SO4 पे जाके कोई चेंजेस नहीं कर पाया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं NH4 का जो आयन होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है NH4, और SO4 2- होता है, इसका मतलब SO4 की वैलेंसी 2 होती है और जो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो आई होप ऐसे ही आप Na2CO3 का भी बता सकते हो, CO3 का किस तरह का चार्ज होगा और Na किस तरह का चार्ज होगा, ठीक है। वैसे Na का आपको पता है Na+ होता है, और इससे जो है एकदम से तुरंत आपको आइडिया लग जाएगा CO3 का कितना होगा। CO3 2- हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे पता है कि थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है और वीडियो में देख के समझ पाना थोड़ा सा ज़्यादा रिलेटिवली मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि अरे मुझे नहीं समझ में आ रहा, बाकी लोगों को समझ में आ रहा हो, तो ऐसा कुछ भी, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल अभी मतलब पेशेंस रखो, और जब भी स्कूल वगैरह खुलेगा तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन आपको ये चीज़ें मैं समझा दूँगा अच्छे से, ठीक है। चलो आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं, बाकी आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है, आप ऑलमोस्ट आ ही गया। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम्स। सभी को एटलीस्ट 85 to 90% कम से कम लेके आना है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी हुई है और सभी लोगों ने प्रॉपर सारे होमवर्क वगैरह कंप्लीट करें, तो आपसे इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू।